आज हम इस वीडियो में आईटी मैन 2025-29 जनवरी शिफ्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। लेट अल्फा बीटा वेयर अल्फा नॉट इक्वल बीटा विद द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू m एंड x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू m स्क्वायर हैज इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन। देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा n इक्वल 1 to 10 एन अल्फ़ा प्लस एन बीटा इज इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन। तो हमें मालूम है कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन क्या होता है, डेल इक्वल टू डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू डेल जेड इक्वल टू 0 होते हैं। डेल जो है वो कॉफिशेंट ऑफ एक्स वाई जेड लेके डिटरमिनेंट बनाएंगे। डेल एक्स जो होगा वो कॉफिशेंट ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से। डेल वाई में कॉफिशेंट ऑफ वाई को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से। और डेल जेड में कॉफिशेंट ऑफ जेड को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से। तो देखें पहले हम निकालते हैं डेल। तो डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखें कॉफिशेंट ऑफ एक्स वाई जेड डिटरमिनेंट फॉर्म बना लें। ये हो जाएगा 1 1 और 1, 1 2 और 4। ये हो जाएगा 1 4 एंड 10। यदि हम डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। यदि हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें तो हो जाएगा 1 20 माइनस 16 माइनस 1 10 माइनस 4 और प्लस 1। ये हो जाएगा 4 माइनस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0, जो बिल्कुल इजीली सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये डेल इक्वल 0 आ रहा है। अब हम निकालते हैं डेल 1। तो डेल 1 या फिर इसको हम बोलें डेल एक्स। तो डेल एक्स इक्वल टू यानी कॉफिशेंट जो एक्स होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे कांस्टेंट से। तो ये हो जाएगा 1 m और ये m स्क्वायर। बाकी टर्म सेम रहेंगे 1 2 4 और 1 4 और 10। ये इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 20 माइनस 16 माइनस 1। ये हो जाएगा 10m माइनस 4m स्क्वायर। और ये जाएगा प्लस 1 4m माइनस 2m स्क्वायर। और ये भी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसको 4 सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10m प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम 2 से डिवाइड कर लें तो ये होगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इजीली फैक्टराइज हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू लगता है हमको m इक्वल टू आएगा यहाँ पे 1 और 2। तो क्या आ गई, m और 1 और 2 आ गए। और देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो इसके रूट्स हैं ये अल्फ़ा और बीटा है फॉर द वैल्यूज ऑफ m। और यहाँ पे अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा है। तो यहाँ पे मान लें कि अल्फ़ा इक्वल टू क्या है 1 और बीटा इक्वल टू मान लें 2। अब देखें हमें निकालना है सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 से 10 n अल्फ़ा प्लस n बीटा। यानी सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10 n अल्फ़ा प्लस n बीटा इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10। ये हो जाएगा n और प्लस हो जाएगा ये n स्क्वायर। तो इसको सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10 n प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10 n स्क्वायर। तो सिग्मा n हमें मालूम क्या होता है, ये होता है n प्लस 1/2। और यहाँ पे हम पुट कर दें n इक्वल टू 10 और सिग्मा n स्क्वायर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और यहाँ पे पुट कर दें n इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जब n इक्वल 10 पुट करेंगे तो ये सॉल्व करके डायरेक्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आएगा 55, ये आएगा 385। तो इसका जो आंसर है
ये आंसर हो जाएगा 440। देखिए यहाँ पे, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का ये आएगा 440, मतलब 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए इक्वल टू ए आई जे विद द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ए आई जे इक्वल टू √2 पावर i प्लस जे। तो देखेंगे पहले हम एक मैट्रिक्स ले लें 3/3 की। तो लेट ए इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब देखिए यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ए आई जे इक्वल √2 पावर i प्लस जे। तो ये हो जाएगा A11 मतलब i भी 1 और जे भी 1, यानी हो जाएगा √2 की पावर 2। यहाँ पे है 13, यानी हो जाएगा √2 की पावर 3। यहाँ 113 मतलब 4, यानी हो जाएगा √2 की पावर 4। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे 21 है तो हो जाएगा √2 की पावर 3। 22 हो जाएगा √2 की पावर 4। ये हो जाएगा √2 की पावर 5। फिर यहाँ पे हो जाएगा √2 की पावर 3 + 1 4, √2 की पावर हो जाएगा 5 और √2 की पावर हो जाएगा 6। ये बन गया हमारा ये बन गया मैट्रिक्स। इसको और सिंप्लीफाई यदि हम करें यहाँ पे तो देखें √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2√2 और √2 की पावर 4 मतलब ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 2√2, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4√2, ये हो जाएगा √2 की पावर 4 मतलब 4, ये हो जाएगा 4√2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 8। ये ए की वैल्यू मिल गई आपको। इस ए को हम और सिंप्लीफाई यदि करें, यहाँ से देखें, यहाँ से 2 यदि हम कॉमन ले लें तो ए इक्वल टू यदि यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं तो देखो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा √2, ये आएगा 2, यहाँ पे आएगा √2, 2, ये हो जाएगा 2√2 और यहाँ से हो जाएगा 2, 2√2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 4। अब देखें भाई ए मिल गया आपको। अब अगला क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे बोल रहे सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का थर्ड रो का हमको सम निकालना। पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर के लिए यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू ए कर सकते हैं, मतलब हो जाएगा 2 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 1 √2 2 √2 2 और ये 2√2 2 2√2 और ये जाएगा 4। तो ये 2 2 जब 4 तो यहाँ बाहर हो गया। अब देखें हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द थर्ड रो। तो मतलब नहीं है भाई आपको फर्स्ट रो को सॉल्व करने से, बेटर कि डायरेक्टली हम थर्ड रो सॉल्व करें। तो थर्ड रो जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 1 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 2 + 2√2 इंटू √2 जाएगा ये 4 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8। ये हो गया। यहाँ देखें यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा पोजीशन 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो जाएगा 2√2 + 4√2 + 8√2 और फिर हो जाएगा 3 3 में थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 2 जब 4 2√2 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 8 और ये जाएगा 16। तो देखो भाई ये आएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का थर्ड रो का, यानी ये हमें निकालना है सम ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। तो थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या क्या बन गए, ये हो गया आपके पास, ये कितना हो गया देखें, ये हो गया तो 4 टाइम्स ऑफ, ये हो गया 14 प्लस ये हो जाएगा 14√2 और प्लस ये हो जाएगा टोटल 28। तो देखना भाई इसका सम कितना हो जाएगा टोटल, ये तो 4 और ये जाएगा 42
प्लस 14√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 42 इंटू 4 168 प्लस 56√2। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में ये फॉर्म दिया हुआ है, ये दिया हुआ इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा रूट 2। तो इसको हम कंपेयर कर लें अल्फ़ा प्लस बीटा रूट 2 से, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा 168 और बीटा इक्वल टू मिल जाएगा 56। और हमें क्या निकालना, दोनों का सम निकालना है। तो यहाँ प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 168 प्लस 56, ये इक्वल टू हो जाएगा 224। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 224, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 224 मतलब 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, लेट P be the foot of perpendicular from the point 1 to 2 on the line L, x minus 1 by 1 equal to y plus 1 by minus 1 equal to z minus 2 upon 2. Let the line R minus I plus j minus 2k plus lambda I minus j plus k where lambda belongs to R intersect the line L at Q, then twice of PQ square is equal to। यानी यहाँ पे पहले एक लाइन L दिया हुआ है, देखें क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पे एक लाइन आपके पास ये लाइन L है, क्या है, x माइनस 1 बाई 1 इक्वल टू वाई प्लस 1 बाई माइनस 1 इक्वल टू जेड माइनस 2 बाई 2। तो इसके जो डायरेक्शन, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो हैं ये है वेक्टर फॉर्म में लें तो ये हो जाएगा i माइनस जे प्लस 2k, ये इसके डायरेक्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ए जो है ये पॉइंट हम मान ले दिया हुआ है 1 2 और 2, और इस ए का P द फोट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस वन ऑन द लाइन, यानी इसमें जो पॉइंट P है ये इसका फोट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये P मान लेते हैं, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले एक काम करते हैं, हम इस लाइन L में एक पॉइंट P लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं लैम्डा, और हमने ये पॉइंट P क्या ले लिया ऑन लाइन L में, ये हो गया लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 और ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 2, ये हमने मान लिया पॉइंट P। अब देखें जब ये P पॉइंट यहाँ पे हमने मान लिया तो अब ये AP और जो लाइन L का डायरेक्शन रेशो है यानी B मान लें इसको, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ AP परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। तो AP मतलब इसका हमें पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। P कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, ये तो हमारे पास मिल गए हैं लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा प्लस 2। तो AP का हो जाएगा इसका हम, AP का जो डायरेक्शन रेशियो होगा ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 इंटू आई प्लस माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 इंटू जे प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 और माइनस 2 इंटू के, ये इंटू डॉट प्रोडक्ट बी का, बी कितना दिया है, बी है आई प्लस 2j, नहीं आई माइनस जे प्लस 2k, इन दोनों डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो 1 1 कैंसिल हो गया, मतलब हो गया लैम्डा आई, ये कितना हुआ लैम्डा आई प्लस माइनस लैम्डा माइनस 3 इंटू जे प्लस 2 लैम्डा के, ये 2 2 भी कैंसिल हो गए, और इसका डॉट प्रोडक्ट आई माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लेते हैं, हो जाएगा लैम्डा माइनस माइनस लैम्डा माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये मिल जाएगा 6 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इक्वल टू मिल गया -1/2। जब लैम्डा -1/2 मिला तो हमारे पास P कोऑर्डिनेट्स मिल गए, यहाँ पे पुट कर दें हम। यदि यहाँ पे हम लैम्डा इक्वल टू -1/2 पुट करें तो ये P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1/2 -1/2 और ये मिल गया +1।
ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मिल गए। अब देखें भाई, तो पी तो यहाँ से मिल गया। अब देखें नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या है, लेट द लाइन एल, अब एक लाइन और दिया हो। अब जो लाइन आर है माइनस आई प्लस जे माइनस 2k प्लस लेमडा आई माइनस जे प्लस के इंटरसेक्ट द लाइन एल एट क्यू, यानी इसी लाइन को, ये जो लाइन है, मान लो ये लाइन हम मान लेते हैं इसको L1, ये जो लाइन L1 है ये फिर से इस लाइन L को इंटरसेक्ट कर रही Q में। तो देखें पहले ये जो गिवन लाइन है R, इसको हम पहले, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/1 इक्वल टू y माइनस 1/-1 इक्वल टू z प्लस 2/1, और हम मान लेते हैं इसको म्यू। तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट ऑन लाइन L1 लेते हैं, दैट इज़ Q। तो Q हम क्या ले लें, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 माइनस म्यू प्लस 1 म्यू माइनस 2। अब ये जो Q है, ये पॉइंट कहाँ पे है, दिस वन, एनी पॉइंट ऑन लाइन L1। और हमारे पास जो P पॉइंट था, ये P पॉइंट हमारे पास क्या था, ये था लैम्डा प्लस 1। देखें यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस 2। और ये जो P पॉइंट है, ये पॉइंट हमने लिया था एनी पॉइंट ऑन L। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम P और Q को कॉन्साइड कर दें। तो P और Q को कॉन्साइड करने के लिए क्या करें कि सिंस लाइन L एंड L1, लाइन L एंड L1 आर इंटरसेक्ट, तो क्या करें भाई, जो इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y z के, उसको हम इक्वली कर दें। सो दे आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा माइनस म्यू प्लस 1 इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा म्यू माइनस 2 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस म्यू प्लस 2 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन बन गया। ये हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। और यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 4 इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन बन गया। तो ये 1 2 3 को आपस में सॉल्व करके हम लैम्डा म्यू निकाल लेंगे। यदि इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू आएगा -2 और लैम्डा इक्वल टू आएगा 0। तो यहाँ से हमें पॉइंट P तो निकाल चुके थे। P पॉइंट क्या था, P पॉइंट हमने क्या निकाला था, पहले P पॉइंट निकाला था हमने 1/2 माइनस 1/2 और 1। अब Q निकालें, तो Q निकालने के लिए हम ये यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q है, Q क्या था, ये म्यू माइनस 1 माइनस म्यू प्लस 1 और म्यू माइनस 2, यहाँ पे हम म्यू इक्वल टू 0 पुट कर दें। तो देखिए यहाँ पे Q क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा -1 1 एंड -2। तो देखें भाई P मिल गया और Q मिल गया, और हमें दोनों के बीच का लेंथ निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल टू PQ स्क्वायर ले लें डायरेक्ट, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1/2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 9/4 प्लस 9/4 और प्लस 9। यदि इसको हम सॉल्व करें तो इसका एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 36, यानी ये मिल जाएगा 54/4। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ट्वाइस ऑफ PQ स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ट्वाइस ऑफ PQ स्क्वायर मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ 54/4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी ये आ जाएगा आंसर इसका आएगा 27।
इसका आंसर कितना होगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा 27, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 27 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लेट द सर्कल सी passes through the point 4, 2 and 0, 2 and its center lie on 3x plus 2y plus 2 equal 0, then the length of the chord of the circle C whose midpoint is 1, 2। यानी एक सर्कल C दिया हुआ है और यहाँ पे 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो भाई मान लें 2 पॉइंट, यहाँ पे हम मान लें 2 पॉइंट A और B, ये पॉइंट को मान लें A, ये दिया हुआ है 4, 2 और एक पॉइंट दिया हुआ है B, मान लें ये पॉइंट B है और ये दिया हुआ है 0 और 2। एक रफ स्केच बना रहे हैं। यदि हम इस AB को ज्वाइन कर दें तो ये कॉर्ड कहलाएगा। और क्या दिया हुआ है? एंड द सेंटर लाई ऑन द सर्कल, और यहाँ पे जो सेंटर है ये लाई कर रहा है लाइन में। तो ये लाइन इसका हो जाएगा डायमीटर। तो ये है 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन, ये हो गया इसका डायमीटर। तो एक काम करते हैं, पहले इस डायमीटर में हम एक पॉइंट ले लेते हैं। तो लेट ये हम मान लेते हैं ये O है सेंटर इसका। तो यदि हम एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, सेंटर लाई ऑन दी लाइन बोल रहा है, मतलब इसके सेंटर हम मान लेते हैं कि सेंटर, यदि हम इसका एक कोऑर्डिनेट अल्फ़ा मान लें तो दूसरा इन टर्म्स ऑफ y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 - 3 अल्फ़ा बाई 2। तो ये जो आपके पास O है ये कितना मिल गया? ये मिल गया अल्फ़ा -2 - 3 अल्फ़ा बाई 2। अब देखें, अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई सेंटर से हम कोई कॉर्ड AB परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो इसको ये बाइसेक्ट करती है। ये क्या करेगी? इसकी बाइसेक्ट, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है इस पर। तो जब बाइसेक्ट करेगी तो ये जो हम निकाल लें M जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो देखें AB का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? ये M के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 + 0/2 मतलब 2 और 2 + 2 4/2 मतलब 2। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? 2 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ AB हमारे पास कॉर्ड मिला, AB का स्लोप कितना है? स्लोप हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि OM इज वर्टिकल। OM क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। और जब वर्टिकल होगा मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 2। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर का वो क्या है? अल्फ़ा। यानी डायरेक्टली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्योंकि इस लाइन का जो इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे x = 2 और ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा 2 और इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा यहाँ पे पुट करें हम तो ये सेंटर मिल जाएगा कि यदि यहाँ पे अल्फ़ा = 2 पुट कर दें तो देखें कितना हो जाएगा? ये -2 और -6 - 8/2 यानी हो जाएगा -4। इसका मतलब सर्कल का सेंटर हो जाएगा 2 और -4। तो एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ सर्कल C दैट इज़ 2 और -4। अब देखें अगला पार्ट क्या दिया हुआ है। देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल C whose मिड पॉइंट इज 1, 2। अब यहाँ पे एक और कॉर्ड दिया हुआ है। मान लो ये कॉर्ड हम मान लेते हैं, ये कॉर्ड क्या है? MN है और इसका मिड पॉइंट, और इसका जो मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट मान लें P, ये कितना दिया है? ये दिया है 1 और 2। तो हमें इस MN की लेंथ निकालना है। तो पहले देखें ज़रा OP को हम ज्वाइन कर दें। OP हम निकाल सकते हैं और देखें यहाँ पे ये ON निकाल सकते हैं। ON क्या है? चलिए ON क्या है? ON यहाँ पे रेडियस है। तो रेडियस हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, OA भी रेडियस हो जाएगा। तो देखें यहाँ से हम OA निकालें, OA दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √4 - 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 + 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मिल गया ये √2 स्क्वायर मतलब 4 और ये मिल गया +36। इसका मतलब जो R वो कितना आ गया? 40 आ गया। तो यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे जो ON है, ON = ये कितना मिल गया? ये हो गया √40। ये हो गया √40। अब यहाँ से
अब देखें यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम ओ और ओ भी मालूम है और पी भी मालूम है, तो हम ओ पी निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पे ओ पी कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड एम एन, दैट इज पी। ये कितना दिया है, 1 2 दिया है, तो ओ से पी का डिस्टेंस निकाल लें। तो ओ पी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 2 - 1 स्क्वायर प्लस -4 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये 36 + 1 यानी हो गया रूट ऑफ 37। अब देखें यहाँ पे, अब हमारे पास ओ पी मिल गया है और ओ पी एन मिल गया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, नहीं हमारे पास मिल गया ओ पी। ओ पी हमको पता चल गया, ओ पी कितना हो गया, ये हुआ रूट ऑफ 37, और ये आपके पास ओ एन जो है मिल गया रूट 40। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके पी एन निकाल सकते हैं, और पी एन जो होगा वो, और ये पी यहाँ देखो ये बाइसेक्ट करेगा ना, पी से एन का डिस्टेंस और पी से एम का डिस्टेंस सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं कि एम एन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एन हो जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो लेंथ ऑफ एम एन ये इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी एन, और पी एन हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, कितना हो जाएगा, ये रूट ऑफ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस, देखें आर मतलब ये ओ एन स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर, तो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे 40 और ओ पी स्क्वायर मिल जाएगा 37, यानी ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट 3। तो इसका जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ एम एन कितना होगा, ये हो जाएगा 2 रूट 3। देखें इसका आंसर कितना आएगा, 2 रूट 3 मतलब 2 होगा। क्वेश्चन 15, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है विद 2x2 मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे बिलोंग्स टू 0 and 1 फॉर ऑल आई एंड जे, let the random variable x denote the possible values of the determinant of the matrix A, then the variance of x। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू, हम मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स 2x2 की, इसको मान लेते हैं A B C और D। तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट इक्वल टू ये होगा AD - BC। अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि हमारे पास जो एलिमेंट हमको चूज़ करना है ए आई जे, ये चूज़ करना है 0 और 1 से। तो 0 और 1 से चूज़ यदि हम करना है और हमको इसकी पूछ रहा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए देन द वेरिएंस ऑफ एक्स, तो हमें इसकी पहले प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो भाई प्रोबेबिलिटी के लिए हमें, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए आई बिलोंग्स टू 0 to 1, मतलब ये जो 4 पोजीशन दिए हैं ए बी सी डी को, इसके प्लेस में आप 0 या 1 रख सकते हैं। तो पहले इसका हम सैम्पल स्पेस निकाल लें। तो सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा, सैम्पल स्पेस हो जाएगा 2⁴ यानी 4 प्लेसेस हैं और 2 वैल्यूज़ हैं 0 1। अब यहाँ पे देखें, यानी ये जो इसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा वो कितना होगा, 16 हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और डी बी सी हमें चूज़ करना है 0 1 से। तो ए डी या फिर 0 आ सकता है या फिर 1 हो सकता है, और यहाँ भी बी सी 0 हो सकता है 1 हो सकता है। तो इसकी वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यूज़ मिलेगी, ये वैल्यू क्या क्या मिल सकती है हमको, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पे आ सकती हैं -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो ये हमें पॉसिबल वैल्यूज़ मिलेंगी। अब हमें इसका वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस हमें मालूम है कि वेरिएंस इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ये होता है सिग्मा ऑफ पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। अब देखें भाई, ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ देखें भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अब यहाँ पे देखें यदि कि इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू यदि हम 1 ले रहे हैं,
तो 1 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, यहाँ पे हम डिटरमिनेंट देखें क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पे कि जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आए तो ये जो है ये दोनों 1 1 हो और ये यहाँ पे ये 0 0 हो जाए। पहला पॉसिबिलिटीज़ तो ये बन सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 हो जाए, ये 0 और ये 1 हो जाए। और थर्ड पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे कि 1 और 1 हो, यहाँ पे प्लेस चेंज हो जाए, 0 यहाँ पे हो जाए 1। तो देखें यहाँ पे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए आने की पॉसिबिलिटी इक्वल टू कितनी है, ये टोटल 3 है। और देखें अब यदि हम डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 करें तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, इसी को चेंज कर दें। अब यहाँ पे ये 0, ये 1 और ये 0 हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज बन सकती है 0 1 1 और 1। और थर्ड पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे 1 1 1 और 0, यानी ये भी कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जिसको हम यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/16 और ये प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी 3/16। अब देखें अब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो टोटल आपके पास 16 है, उसमें से हम इक्वल टू 0 के लिए टोटल कितनी आपके पास, टोटल सैंपल स्पेस कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। इसमें से हम दोनों को माइनस कर दें तो -3 और -3, मतलब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/16 हो जाएगी। अब हमें टेबल बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम बना लें x और इसकी करस्पॉन्डिंग ये बना लें। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी देख लें pi। तो देखिए ज़रा क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे ये हो जाएगा पहले -1, फिर होगा 0 और फिर होगा ये 1। तो माइनस बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये हो गई 3/16। 0 आने की प्रोबेबिलिटी है 10/16 और 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 3/16। अब यहाँ पे हम इसके टेबल बना लें। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, पहले PI और XI का मल्टीप्लाई कर दें। तो PI XI की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3/16, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 3/16। फिर कर दें PI और XI का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3/16, ये हो जाएगा 0 और 1 का स्क्वायर तो 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ही। और यहाँ पे कितना हो गया 3/16। अब इसका ऐड कर लें, इसका सबका सम निकाल लें। तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ PI XI इक्वल 0 हो जाएगा और यहाँ पे सिग्मा ऑफ PI XI का स्क्वायर ये इक्वल टू हो जाएगा 3/16। 3/16 को ऐड करेंगे तो आएगा 3/8। अब हम निकाल लें वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू सिग्मा ऑफ PI XI स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ PI XI का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा PI XI हो जाएगा यहाँ पे 3/8 माइनस 0। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3/8 हो जाएगा। देखें भाई इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 3/8 मतलब 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया है, बैग 1 कंटेंस 4 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 कंटेंस n वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। 1 ball is drawn randomly from bag 1 and transferred to bag 2. A ball is then drawn randomly from the bag 2 if the probability that the ball drawn is white is 29/45, then n is equal to। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे बैग 1 में 4 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, बैग 2 में n वाइट बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अब कंडीशन ये है कि यहाँ से हमको एक बॉल निकालना है, यहाँ से हमें एक बॉल निकालना है और इसको हमें पुट करना है बैग 2 में। और फिर यहाँ से सेकेंड अटेम्प्ट में हमको यहाँ से एक बॉल निकालना है जो कि वाइट होनी चाहिए। और इस वाइट की जो प्रोबेबिलिटी है ये दिया हुआ है, यानी हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी वाइट कहाँ से, फ्रॉम बैग 2 से, ये इक्वल टू दिया हुआ है 29/45। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको एक टी स्केच से इसको बनाने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, बैग 1 में क्या दिया हुआ है। जो बैग 1 है, इस बैग 1 में 4 वाइट और 5 ब्लैक बॉल है। अब ये आपका कौन सा बैग है, ये बैग 1 है। अब इस बैग 1 से हम एक बॉल निकाल रहे हैं। तो जो बॉल हम निकाल रहे हैं, ये बॉल ब्लैक भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है। यदि यहाँ से हम एक, और फिर उसके बाद बैग हम यहाँ से बैग 1 से बॉल निकालेंगे और बैग 2 में इसको पुटअप करेंगे। यहाँ भी सिंपल, इसको हम बोलते हैं टी डायग्राम बोला जाता है इसको। ये देखें, अब यहाँ से हम जो बॉल निकाल रहे हैं, हम यहाँ से एक वाइट बॉल निकाल रहे हैं। तो जो वाइट बॉल निकाल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बाय कहाँ से, बैग B1 से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, कितनी होगी। देखो यहाँ पे वाइट बॉल कितनी है, 4 है, और टोटल बॉल कितनी है, 5 4 9 है। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/9। और अब यहाँ से जो हमने बॉल निकाला, तो देखिए अब बैग 2 में आपकी वाइट बॉल बढ़ गई। यानी अभी जो बॉल आपके पास यहाँ पे बैग 2 में n वाइट बॉल थी, अब ये बॉल कितनी हो गई टोटल, यहाँ पे हो गए n+1 वाइट बॉल हो गई, क्योंकि एक बॉल बढ़ गई, वाइट बॉल हमने बैग 1 से निकाला है। और यहाँ पे आपके पास जो ब्लैक बॉल है वो 5 ही रही, यानी यहाँ पे 5 ब्लैक बॉल हुई। ये कहाँ की बात हो रही है, ये बैग 2 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ भी देखें बैग 2 में, तो यहाँ से यदि वाइट बॉल निकाल रहे हैं तो आपकी वाइट बॉल इंक्रीज हो गई। लेकिन यहाँ से यदि आप ब्लैक बॉल निकालें, क्योंकि भाई वाइट और ब्लैक कोई भी निकल सकती है, यदि यहाँ से हम ब्लैक बॉल निकालें तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट नहीं, अब ये ब्लैक अपॉन बी, कहाँ से, B1 से। ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखें ब्लैक बॉल कितनी 5 है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9। अब देखें जब यहाँ से ब्लैक बॉल हुई तो आपकी यहाँ पे ब्लैक बॉल इंक्रीज होगी। यानी यहाँ पे जो बैग 2 में हमारे पास जो 4 वाइट हैं, जो बैग 2 में जो आपके पास n वाइट हैं, यहाँ भी हमारे पास n वाइट ही रहेंगी। लेकिन जो ब्लैक बॉल निकाले हैं, तो ब्लैक बॉल जो 3 थी, अब ये ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 4 ब्लैक बॉल हो जाएंगी। अब देखें भाई, अब अगले अटेम्प्ट में क्या बोल रहा है, अब अगले अटेम्प्ट में ए बॉल इज देन ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग 2 इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज वाइट। यानी हमें सेकेंड अटेम्प्ट में यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ पे हमें से वाइट बॉल निकालना है। तो यदि हम यहाँ से 1 वाइट बॉल निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट अपॉन कहाँ से, B2 से। तो ये देखें यहाँ पे टोटल बॉल कितनी हो गई हैं। अब ये यहाँ पे जो वाइट बॉल है ये हो गई n+1, तो ये n+1, और जो टोटल बॉल हैं ये बॉल कितनी हो गई। देखिए यहाँ पे बैग 2 में तो ये आपके पास 3 बॉल है ना भाई, 5 नहीं है, यहाँ पे कितनी है, 3 है। अब यहाँ जब हम वाइट बॉल निकालेंगे तो n+1 से हमने एक बॉल लिया और टोटल बॉल यहाँ पे कितने हो गए, ये हो गए n+4 हो गए। बिल्कुल सिमिलर यहाँ से भी हमें एक वाइट बॉल ही निकालनी पड़ेगी। यदि यहाँ से हम एक वाइट बॉल निकालेंगे तो ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W/B2। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे वाइट बॉल कितनी है, यहाँ पे वाइट बॉल आपके पास n है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी n/n+4। अब देखें यहाँ पे, अब हमें जो दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है कि देन ड्रॉन बॉल इज वाइट इज़ 29/42। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ W/B2 मतलब हो गया कि वी आर टेकिंग वाइट बॉल फ्रॉम द सेकेंड एंड फ्रॉम सेकेंड बैग। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W/B1 इंटू W/B2। दोनों से वाइट निकल रही हैं। और दूसरे अटेम्प्ट में क्या हो रहा है, पहले से ब्लैक निकल रही है B/B1 पहले बैग से, लेकिन सेकेंड बैग से हमें वाइट बॉल ही निकालना, तो होगा W/B2। और ये कितना दिया है टोटल, ये दिया है 29/45। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/9। यहाँ देखें ये 4/9 इंटू n+1/n+4 n+1/n+4 प्लस यहाँ देखें B/B1 हो गया ये 5/9, तो 5/9 इंटू
n अपॉन n+4। तो यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 9 इंटू n+4, ये हो जाएगा यहाँ पे 4n+4 प्लस 5n इक्वल टू 29/45। तो ये कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 9n+4 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 29 इंटू n+4। तो देखिए भाई यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 45n + 20 इक्वल टू 29n प्लस हो गया ये 116। तो ये 45n माइनस 29n हो गया 16n इक्वल टू हो गया 96। तो यहाँ पे n इक्वल कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब जो बैक 2 में जो n अननोन था वो n इक्वल कितना होगा, 6 होगा। तो इसका जो आंसर है वो 16 का 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द रिमाइंडर व्हेन 7 पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू, यानी 7 की पावर 103 को हम 23 डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए पहले रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले 7 की पावर 103 को ऐसा अरेंज करें कि वो 23 के मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाए। तो देखें यहाँ पे 7 पावर 103, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 पावर 102। अब 102 को यदि हम और इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा 7 इंटू, ये 102 को हम डिवाइड करें तो देखें तो ये हो जाएगा 7 क्यूब की पावर, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 34। 7 इंटू 7 3 पावर 34। और ये जो 7 3 पावर इक्वल टू यहाँ पे 7 और 7 की पावर 3 जो है इसको हम लिख सकते हैं, ये होता है 343 की पावर 34। यानी हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है ये आ रहा है 7 इंटू 343 की पावर 34। अब देखें हम ये 343 को हम ऐसा कुछ वैल्यू यहाँ पे देखें कि वो 23 से क्या मल्टीपल में आए। तो 343 के पास 23 का मल्टीपल जो है वो आ रहा है 23 इंटू यदि 15 करेंगे तो ये आ रहा है 345। तो इसको हम इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू, ये हो जाएगा 345 माइनस 2 की पावर 34। अब देखें भाई यहाँ पे तो जो भी 35 के मल्टीपल फॉर्म में जो नंबर्स आएंगे वो सभी नंबर 23 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें। तो देखें क्या हो जाएगा भाई 7, अब यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 34 कॉम्बिनेशन नॉट इंटू 345 की पावर 34 इंटू 2 की पावर 0, फिर माइनस 34 कॉम्बिनेशन 1, अगला होगा 34 कॉम्बिनेशन 1, ये हो जाएगा 345 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1। और अप टू डैश करेंगे तो चूँकि 34 है तो लास्ट टर्म पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा 34 कॉम्बिनेशन 34 345 पावर 0 और ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 34। अब यहाँ पे देखें कि आप यहाँ पे ये पूरा ये 335 का प्रोडक्ट के फॉर्म में लग रहा है, यानी ये ज़रूर ये 34 ये 23 के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो देखें यहाँ ये भी 23 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 23 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 23 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 K1 का फॉर्म और ये आपके पास लास्ट टर्म बचेगा। यानी इस लास्ट टर्म का यदि हम प्रोडक्ट निकालें तो ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 पावर 103 इक्वल टू ये 7 इंटू यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा, ये तो 3 ये तो 1 हो गया, अभी 1 हो गया, मतलब ये हुआ 7 इंटू 2 रेज़ टू पावर
34। तो देखो यहाँ तो पहले तो ये इसका रिमाइंडर आया, इसको हम और आगे सॉल्व करें। अब ये 7 इंटू 2 की पावर 34 को सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे 7 इंटू 2 रेज़ टू पावर 34 को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर दें और ये हो जाएगा 32। तो ये हो गया 7 इंटू 4 हो गया 28, और 2 की पावर 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8 की पावर 4। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 2 की पावर 8 हो जाएगा 256 पावर 4। अब देखें भाई 256 को यदि हम फिर से डिवाइड करते हैं 23 से तो ये किसके पास पहुंच जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा आपका 23 इंटू यदि हम 11 कर दें तो ये आ जाएगा 253 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 28 इंटू 253 प्लस 3 की पावर 4। अब यहाँ फिर से 92 वाला एक्सपेंशन लगा दें तो ये जाएगा 28, यहाँ क्या हो जाएगा ये 4C0 253 की पावर 4 3 की पावर 0 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1 253 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब 2 डैश डैश का जो लास्ट टर्म होगा ये होगा 4 कॉम्बिनेशन 4 253 की पावर 0 और ये हो जाएगा 3 की पावर 4। अब देखें यहाँ पे ये सभी 243 के प्रोडक्ट हैं, के मल्टीपल हैं, यानी जब 253 के मल्टीपल हैं तो ये 23 के मल्टीपल भी होंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी डिवाइडिंग बाय 23 तो होंगे यहाँ पे। इसका मतलब इसका फॉर्म क्या होगा, इसका फॉर्म होगा 23K2। इसको हम ले सकते हैं 23K2 का फॉर्म, यानी ये हो जाएगा 7 इंटू 2 रेज़ टू पावर 34 इक्वल टू ये हो जाएगा 23K2 और प्लस क्या बचेगा लास्ट में, यहाँ बचेगा ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा 3 की पावर 4, यानी ये हो गया 28 इंटू 3 की पावर 4। तो देखें भाई ये आपके पास आ गया। अब फिर हम देखें, अब इस टर्म का जैसे यहाँ पे हमने देखा, अब फिर हम इस टर्म का फिर से रिमाइंडर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 इंटू 3 की पावर 4। इसको ले सकते हैं 28 इंटू 81 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 इंटू, अब 81 को देखेंगे तो 23 इंटू 3 करेंगे 69, यानी ये हो जाएगा 69 प्लस ये 12 हो जाएगा। ये 28 को भी दी हम 23 के फैक्टर बनाएं तो ये हो जाएगा 23 प्लस 5 इंटू 29 प्लस 12 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे दी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23 इंटू 29 प्लस 5 इंटू 29 प्लस 23 इंटू 12, ये 29 ये 69 है, ये आपका 69 है। दिस वन 69 और ये 69 और प्लस हो जाएगा ये 12 इंटू 5 हो जाएगा 60। अब यहाँ पे आप देखें तो देखें 23 का मल्टीपल ये पूरे तीनों टर्म्स हो जाएंगे, यानी ये भी डिवाइडिंग बाय 23 तो हो जाएंगे, यानी आपके पास क्या बचेगा, यानी यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 23K3 का फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया 28 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 23K3 और प्लस बचेगा 60। अब यहाँ लास्ट में 60 बचा, तो यदि हम 60 को, ये तो भाई 23 डिवाइड हो गया, यानी यदि हम 60 को 23 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 23 इंटू 2 और प्लस आएगा ये 14, यानी इसका जो रिमाइंडर कितना आएगा, इसका जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर आएगा 14। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, इसका आंसर 14 होना चाहिए।
देखें क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 14 मतलब 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लेट एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x t in bracket t square minus 90 plus 20 dt when 1 less than equal to x less than equal to 5 if the range of f is alpha beta then the value of 4 times of alpha plus beta is equal to, यानी हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसकी रेंज निकालना है और यहाँ पे x लाई कर रहा है 1 और 5 के बीच में। यानी हमें इस फंक्शन को पहले जब बोलता है कि रेंज निकालना मतलब हमें इसकी मिनिमम और उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो देखें भाई, इसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी हमें पहले फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें पहले फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन एफ टी का एफ एक्स को निकाल लें। तो ये दिया 0 to x, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा टी क्यूब माइनस 90 स्क्वायर प्लस 20t और ये dt। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दें। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t4/4 माइनस 9t³ 3 प्लस 20t² 2 और लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 to x। ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू आएगा, ये हो जाएगा t को रिप्लेस करेंगे x से तो x पावर 4/4 माइनस ये कैंसिल होगा तो हो जाएगा माइनस 3x³ प्लस 10x² और फिर करेंगे माइनस तो 0 हो जाएगा। इसको और हम सिंप्लीफाई कर लें या डायरेक्ट रहने दें, ये हमें मिल जाएगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स मिल गया। अब हमें निकालना है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज़ करने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स इक्वल दिया, इसमें लगा दें डायरेक्टली लिमिट्स रूल। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन मतलब एक्स को टी को रिप्लेस करेगा एक्स, उसका डेरिवेटिव होगा मतलब ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और यदि हम इसको फैक्टराइज करें तो यहाँ हो जाएगा x इंटू ये हो जाएगा 9 और 20 दिया मतलब ये होगा x माइनस 4 और x माइनस 5। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए यहाँ पे हम एफ डैश एक्स 0 कर दें। यदि यहाँ पे हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करें यानी यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी 0, 4 एंड 5। अब देखें भाई x इक्वल टू मिल रहा है 0, 4, 5 और यहाँ पे रेंज दिया हुआ है x की 1 to 5। अब यदि हम x 0, 4, 5 को नंबर लाइन में शो करें तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये हो जाएगा 0, यहाँ देख रहे हैं ये बनेगा 4 और ये होगा 5। यदि एफ डैश के लिए हम बेबी कर्व लगाएं यहाँ पे तो ये एक इंटरवल बनेगा। देखो यहाँ पे ये बना और ये बना, ये यहाँ पे होगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे होगा नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव मतलब यहाँ पे फंक्शन करेगा डिक्रीज़ करेगा और फिर यहाँ पे करेगा इंक्रीज़ करेगा, फिर ये देखें 4 और फिर यहाँ 5 में डिक्रीज़ करेगा और फिर यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4, 0 और 5 में 0 और 5 में क्या होगा, यहाँ पे मिनिमा होगा। दिस वन मिनिमा एट x इक्वल टू 0 एंड 5 एंड मैक्सिमा एट x इक्वल टू 4। तो ये 2.05 और 4 मिल रहा है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है x का 1 से 5, तो हमें ये 1 और 1 भी कंसीडर करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हमें रेंज निकालने के लिए x की वैल्यू क्या क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, हमें x इक्वल टू पुट कर दें 0, x इक्वल पुट कर दें 1, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले f0 कितना आएगा, यहाँ पे यदि हम f0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम f1 पुट करें, x को 1 पुट करेंगे तो ये होगा 1/4 माइनस 3 प्लस 10 और ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 29/4। अब यहाँ पे हम पुट कर दें x इक्वल टू 5, तो देखें
F5, ये हो जाएगा यहाँ पे 5⁴ अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 5⁵ प्लस 10 इंटू 5²। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 125/4। फिर यहाँ पे हम 4 पुट कर दें तो F4 हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 4⁴/4 माइनस 3 इंटू 4³ प्लस 10 इंटू 4² और इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 32 आएगी। तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा वाला मिनिमा वाला केस हो गया ये कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो मिल रही है 32, ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रही है, दिस वन ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे जो रेंज का इंटरवल दे रहा है कि ये जो इंटरवल है उसका रेंज का वो अल्फ़ा और बीटा बोल रहा है, इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ये बीटा हो जाएगी। और सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो है ये यहाँ पे, अब देखें F0 = 0 है लेकिन 0 इस इंटरवल में नहीं है। यहाँ पे देखें इंटरवल दिया हुआ है कि हमें 1 to 5 में निकालना है, तो हम यहाँ पे 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 में आ रही है मिनिमम वैल्यू ये, तो यहाँ पे ये हो गई अल्फ़ा, यानी ये हो गई आपकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, बीटा = 32। अब हमें क्वेश्चन निकालना है 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये जाएगा 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा 29/4 और प्लस बीटा हो गया 32। और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 157। तो इसका जो आंसर है ये आंसर कितना होगा 157, यानी 18 का 1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लेट A be the unit vector perpendicular to the vectors B equal to I minus 2j plus 3k and vector C equal to 2I plus 3j minus k and makes an angle of cos inverse -1/3 with the vector I plus j plus k. If vector A makes an angle π/3 with the vectors I plus alpha j plus k, then the value of alpha is equal to। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वेक्टर A जो है दैट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स B एंड C। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेक्टर A है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर B एंड वेक्टर C की। तो इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C अपॉन मॉड ऑफ B क्रॉस C हो जाएगा। ये कहलाता है कि कोई वेक्टर जो है B और C के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे पहले हम B क्रॉस C निकाल लें। देखें यहाँ पे तो B क्रॉस C वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम लेंगे पहले I J और K। यहाँ हो जाएगा 1 -2 एंड 3, ये हो गया 2 और क्या है 3 और ये 1। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू I 2 - 9 -j -1 -6 प्लस k 3 + 4 3 और ये हो जाएगा +4। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा -7i प्लस 7j और प्लस 7k। ये हो गया B क्रॉस C। अब हमें चाहिए मॉड ऑफ B क्रॉस C, तो यहाँ पे हम निकाल लें मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C, मतलब ये हो जाएगा √(-7² प्लस 7² प्लस 7²। यानी यहाँ से यदि हम 7 कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू प्लस माइनस ये आएगा 7√3। तो यहाँ पुट कर दें वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो गया ये A इक्वल टू B क्रॉस C। तो यहाँ पे हम क्या करें 7 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा -i प्लस j प्लस k अपॉन प्लस माइनस 7√3। तो देखिए यहाँ पे 7 कैंसिल हो गया, इसका मतलब
यहाँ पे जो ए कैप की वैल्यू आई ये हो गई प्लस माइनस आई अपॉन रूट थ्री माइनस आई अपॉन रूट थ्री प्लस जे अपॉन रूट थ्री और प्लस के अपॉन रूट थ्री। ये हमारे पास क्या मिल गया, वेक्टर ए मिल गया। अब देखें फर्दर पार्ट को क्वेश्चन का क्या है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है ये, एंड मेक्स एन एंगल कॉस इनवर्स -1/3 विद द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के। यानी ये जो वेक्टर ए मिला, दिस वेक्टर ए makes an angle cos inverse -1/3 with किसके साथ बना रहा है ये, i प्लस जे प्लस के। तो भाई क्या होता है भाई, यदि a बना रहा है इसका मतलब ये हुआ कि a डॉट आई प्लस जे प्लस के, हमें मालूम है ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू होता है यहाँ पे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और एंगल बिटवीन देम यानी कॉस थीटा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे जो एंगल दिया है वो क्या दिया है, कॉस इनवर्स -1/3 किसके बीच में, ए कैप और आई प्लस जे प्लस के बीच में। तो क्या होगा, ए कैप डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ आई प्लस जे प्लस के इनटू ये हो जाएगा कितना दिया है, कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स -1/3 क्योंकि ये एंगल दिया हुआ है। तो देखें यहाँ पे अब क्या हो गया ये, तो ये बना ए कैप आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू, अब ए जो है वो तो यूनिट वेक्टर दिया हुआ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और आई प्लस जे ये हो जाएगा √3 इनटू यहाँ वैल्यू हो जाएगी ये -1/3। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए हम यहाँ पे क्या करें, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। तो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये दिया है -i अपॉन √3 प्लस जे अपॉन √3 प्लस के अपॉन √3 और यहाँ पे क्या दिया है ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस सॉरी ये क्या है, ये प्लस माइनस है ये। तो यहाँ पे प्लस माइनस डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू ये कितना हो गया, ये करेंगे तो जाएगा -1/√3। अब देखें यहाँ पे अब ये सॉल्व करेंगे, आई डॉट आई हो जाएगा 1 मतलब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -1/3 प्लस ये हो जाएगा 1/3 सॉरी 1/√3 1/√3 ये भी कितना हो जाएगा प्लस 1/√3 और यहाँ पे ये प्लस माइनस इक्वल टू होगा -1/√3। तो यहाँ देखो ये माइनस 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 प्लस तो कैंसिल हो गए, यानी यहाँ पे आ रहा है ये प्लस माइनस 1/√3 इक्वल टू -1/√3। तो दोनों इक्वल कब होंगे, यहाँ पे इक्वल होने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लें टेकिंग माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आपका जो ए कैप है, यहाँ पे हमने जो प्लस माइनस साइन है तो यहाँ पे ये सिर्फ इसलिए दिया हुआ है ताकि हम इसमें से प्लस माइनस कौन सा साइन लें। तो हमें इसमें से कौन सा लेना पड़ेगा, माइनस साइन लेना पड़ेगा क्योंकि जब माइनस यहाँ लेंगे तभी ये दोनों इक्विटी होल्ड करेगा। तो आखिर में जो ए कैप की वैल्यू मिलेगी ये मिल जाएगी आई अपॉन √3 माइनस जे अपॉन √3 और माइनस के अपॉन √3। ये किसकी वैल्यू मिल जाएगी, के की। हमने क्या लिया, माइनस साइन लिया। जब माइनस लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, ये माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो जरा नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है क्वेश्चन में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है इफ़ ए मेक्स एन एंगल π/3 विद द वेक्टर्स i प्लस अल्फा जे प्लस के, यानी इसके साथ जो एंगल है वो कितना बना रहा है, π/3 बना रहा है। तो हमको वहाँ से अल्फ़ा निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल बन रहा है π/3 मतलब ये हो जाएगा एंगल cos π/3 इक्वल टू cos
π/3 इक्वल टू ए कैप डॉट क्या दिया हुआ है, ये एंगल किसके साथ बोल रहा है बनाने के लिए, ए और आई प्लस अल्फा जे प्लस के, आई प्लस अल्फा जे प्लस के। तो अपॉन क्या होगा, अपॉन हो जाएगा ये मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ आई प्लस अल्फा जे प्लस के। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लें, यहाँ पे मॉड होगा ये, तो cos π/3 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/2 इक्वल टू, अब ए कैप के साथ यहाँ पे डॉट निकालेंगे तो आई डॉट आई तो जाएगा 1, मतलब ये होगा 1/√3, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन √3 और ये हो जाएगा -1/√3 अपॉन मॉड ऑफ ए तो 1 दिया हुआ है और ये हो जाएगा √1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे ये 1/√3 1/3 हो जाएगा कैंसिल। अब इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा √अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस अल्फ़ा अपॉन √3, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे कि √3 अपॉन 2 √अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू होगा माइनस अल्फ़ा। देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अल्फ़ा निकालने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दें। अब यदि यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 4 अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 6, यानी यहाँ पे अल्फ़ा क्या मिल रहा है, ±√6 मिल रहा है। अब जब अल्फ़ा ±√6 मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखें ये इक्वेशन 1 से अल्फ़ा नेगेटिव आ रहा है। जब अल्फ़ा नेगेटिव हो रहा है तो हम क्या करेंगे, बाय 1 हम अल्फ़ा इक्वल वैल्यू क्या चूज़ करेंगे, -√6। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन में, -√6 हो जाएगी। देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर -√6 मतलब थर्ड होगा।